ओ लेवल वालों को पहले सेक्शन में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आपको मैंने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, आपको मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है? ये जो एनर्जेटिक्स होता है या काइनेटिक्स होता है या इक्विलिब्रिया होता है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। A2 में हम इतने बड़े हो गए हैं, अब हमें बेसिक केमिस्ट्री से बात का स्टार्ट नहीं लेना। मतलब दोबारा क्या आपको एटम साइंस पढ़ाऊँ? है जी। वैसे एटम्स में एक बात रहती है हमारी, क्या रहता है एटम्स में से? एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स का डी सब शेल है ना, हाँ, उसको समझना रहता है। तो कभी कभार मेरा अगर किसी साल में दिमाग ख़राब हो तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जी मैं तो बेसिक से ही स्टार्ट कराऊँगा। तो पहले मैं उनको वो एटम का जो स्ट्रक्चर है डी वाला, वो भी समझा देता होता हूँ इनिशियली। लेकिन अभी का जो आपका सेशन है वो बेसिक केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। वो किसके साथ स्टार्ट हुआ हुआ है जी? वो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट हुआ हुआ है। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था दैट वाज केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है जी। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम, आपकी मर्जी है, आप इसको चैप्टर नंबर 2 कहते हैं या आप इसको चैप्टर नंबर 3 कहते हैं। मैं तो इसको चैप्टर नंबर 2 ही कहूँगा। क्यों? बिकॉज मैं फिजिकल के हिसाब से देखूँ तो अभी तक आपने सिर्फ क्या किया है? एनर्जेटिक्स को कंप्लीट किया है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमें क्या करना है? आई थिंक मैं आज चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा, दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। हेलो जी, अगले पेज पे जाकर इस चैप्टर की हेडिंग देने की कोशिश कीजिए जनाब। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मेरा सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, मैं चाहता हूँ आप इसको ज़रा पहले डिफाइन करें। तो थोड़ा आप ही करेंगे तला, व्हाट इज सॉरी था, फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की कौन सी चीज़? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्या? केमिकल रिएक्शन। तो आई वुड लाइक कि आप इसको लिखें यहाँ पे, या इधर लिख दें या पेज के हेडर पे लिख दें। व्हाट इज इट? इट इज़ द ब्रांच ऑफ क्या? ठीक है जी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, उसको पेज के हेडर पे लिख दें बेशक, पेज के हेडर पे लिखें जी। क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद क्या? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, that deals with the study of physical aspects of a chemical reaction। अब ये केमिकल रिएक्शन के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एस्पेक्ट था कि उस रिएक्शन के दौरान या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन द सिस्टम एंड द क्या? एंड द सराउंडिंग्स। तो वो हमने पूरा का पूरा हमने उसको हिसाब किताब निकाल लिया कि एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है उसमें से एंथैल्पी चेंज का क्या सीन है, एंट्रोपी चेंज का क्या सीन है और फ्री एनर्जी चेंज का क्या सीन है। क्या इक्वेशनें हैं, क्या थ्योरी है, क्या न्यूमेरिकल है, कैसे कैरी करना है, कैसे नहीं करना, वो हमारा हो गया। अभी हमें केमिकल रिएक्शन का कौन सा फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करना है कि सर रिएक्शंस की ना मुझे स्लोनेस या फास्टनेस डिस्कस करनी है, उसका जो स्पीड है या उसका जो टाइम के साथ लेना देना है कि वो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, कितने वक्त में कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लेता है वो रिएक्शन, मुझे इस बात को आपको समझाना है। सो इस वक्त हम क्या करें? रिएक्शन काइनेटिक्स में क्या करना है? रिएक्शन की काइनेटिक्स। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन जी? ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स कौन सी काइनेटिक्स? किस चीज़ की काइनेटिक्स? वैसे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक थ्योरी होती है। क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, वो फिजिक्स में भी होता था और केमिस्ट्री में भी होता था। खैर यहाँ पे भी मैं पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़रूर कहीं ना कहीं बहस में आएगी, लेकिन काइनेटिक्स का मतलब बुनियादी तौर पर क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्पीड होती है। क्या होती है जनाब साहब? आई बिलीव मैंने काइनेटिक्स में क्या पढ़ाना है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स का इस वक्त मतलब क्या है? स्पीड। या फिर एक और मतलब क्या है? और रेट।
रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या? रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है सर जी? टाइम ही होता है। सो बुनियादी तौर पर व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसको मसला है इस बात से? तो एक काम करें, लिखिए जी, इट इज द, ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स इज, अब ये हेडर पे नहीं लिखना, अब नॉर्मल नीचे आ जाए, नॉर्मल नोट्स में लिखें, रिएक्शन काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्या? ब्रांच ऑफ क्या है? ये किसी, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है? ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच। लिखिए जी, रिएक्शन काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, बताएं जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। आई डॉट ई, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर इन एसेंस क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इन एसेंस क्या? रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड, दोनों में से कुछ भी आप लफ्ज लिख सकते हैं। क्या लफ्ज लिखवा रहा हूं जी? या तो लिखें रेट ऑफ रिएक्शन या लिखें स्पीड ऑफ रिएक्शन। दोनों एक ही बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें नहीं हैं। हाँ जी। अब दो बातें हैं जनाब साहब। रेट ऑफ रिएक्शन, यूं समझिए कि आपके इस चैप्टर का नाम क्या है? आपके इस चैप्टर का नाम क्या है जनाब साहब? सर जी रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का नाम रख देते हैं। अच्छा जी, रख दिया। अगर मैं इस चैप्टर का नाम रेट ऑफ रिएक्शन रख दूं तो मुझे आप ये बताइए कि आपके पिछले साल के नोट्स में जो मैंने आपको भेजा है, कल जो आपको नोट्स भेजे हैं, पहली रिकमेंडेशन तो आपको मेरी ये है, जो मैंने आपको कल नोट्स भेजे हैं उसका प्रिंट पिछले साल मैंने आपको दिया होगा, उस प्रिंट के ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। उस प्रिंट को ना इस चैप्टर से पहले स्टेपल कर दीजिए। जैसे केमिकल एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में शायद मैंने आपको कहा हो कि केमिकल एनर्जेटिक्स को कि A2 के नोट्स स्टार्ट करने से पहले क्या करें, वो जो AS का केमिकल एनर्जेटिक्स के नोट्स थे उसको भी अपने पहले चैप्टर से पहले स्टेपल करके उसको भी इसके नोट्स का हिस्सा बनाएं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि आपके A2 के केमिस्ट्री के पेपर में इट्स नॉट जस्ट A2 का सवाल, मेजॉरिटी सवाल विल बी फ्रॉम AS का सवाल। इन एनी केस AS को पढ़ना ही पढ़ना है, उसको रिवाइज करना ही करना है। हाँ, एक अलग बात है कि मैं कहूँगा कि मैंने AS को पढ़ाया हुआ है, डिटेल से पढ़ाया हुआ है, शायद 2 दफ़ा पढ़ाया हुआ है, तो मैं अभी 5 मिनट के अंदर ही मैं वो जो चैप्टर पहले कभी 3-4 दिन लगा के कराया होगा, मैं भी उसको आधे घंटे में वाइंड अप करना चाहूँगा। अब उस चैप्टर में से मैंने पढ़ाना, आपको रिवाइज क्या कराना है, क्या बात रिवाइज करनी चाहिए? आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ा है पिछले साल? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन की अपनी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, मतलब उसको मेजर कैसे करते हैं या उसको डिटरमिन कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है सर जी, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। तो मुझसे अगर आप इसकी समराइज्ड फॉर्म पूछेंगे तो मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जनाब साहब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको 2 बातें पढ़ानी हैं। वो 2 क्या बातें पढ़ानी हैं, सुनिए ज़रा। एक तरफ मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की क्या बात करनी है, हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं पिछले साल के सारे नोट्स तो नहीं लिखवा पाऊंगा, बस उसमें से मैं 2 सवाल लिखवा रहा हूँ और इन 2 सवालों के बीच में से मैंने अपना A2 निकालना है। क्या कर रहे हैं जनाब साहब? मैं देखूंगा इसमें से मैंने किस बात पे ज़्यादा बहस करके A2 डेवलप करना है। पहला सवाल है हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा सवाल क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सर आसिम अपने पास एक चीज़ नोट करेंगे, आज हमने रात को सिंपल हार्मोनिक मोशन की वर्कशीट देखनी है ज़रा, ठीक है? आप ऐसा जिस तरफ हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ, प्लीज़ बताइए हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिटरमिन करेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन को? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते थे ना,
इट वॉज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे करते थे? बाय क्या? बाय ऑब्जर्विंग एनी फिजिकल चेंज ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है जी, तो लिखें जी, आपने लिखा है हाउ टू डिटर्मिन द रेट ऑफ रिएक्शन, जवाब में लिखिए it is determined experimentally by what? It is determined experimentally by observing what? Observe करना है या measure करना है या record करना है? It is determined experimentally by observing, recording या measuring what? Any physical change during the reaction with respect to time. It is determined experimentally by observing or recording or measuring any physical change during the reaction with respect to time. अब वो एनी फिजिकल चेंज क्या हो सकता है? सुने ज़रा, हम उस एनी फिजिकल चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करते हैं? मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, और अल्टीमेटली फार्मूला क्या बनाते हैं? क्या फार्मूला बनता है हमारे पास? सर जी हमारे पास फार्मूला बनता है, क्या बोलते हैं? क्या जी? रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या? किसको किससे डिवाइड करते हैं? जनरली एनी फिजिकल चेंज को किससे डिवाइड कर दूं? टाइम से डिवाइड कर दें। इट शुड बी डिवाइड बाय टाइम। वैसे तो क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जिसको आप टाइम के साथ डिवाइड कर सकते हैं? इट्स द चेंज इन मास। यस, कोई गैस इवॉल्व हो गई तो क्या होगा? मास ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन मास डिवाइड बाय टाइम कर दें। फिर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो मैं एंड पे बोलूँगा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका वॉल्यूम क्या करते जाएं? उसको रिकॉर्ड करते जाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको डिवाइड बाय टाइम कर दीजिए। या फिर क्या पता टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा हो, वो चेंज हो रहा हो, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। क्या पता कलर चेंज हो रहा हो, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। क्या पता वॉल्यूम चेंज, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं कि किस किस रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो सकता है। वो सारी बातों में से कौन कौन सी बातें हैं जनाब साहब? कहते हैं जी टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, pH चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, विजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर चेंज हो सकती है। वो कुछ क्या था, वो एक्स बनाते थे, पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं आएगा। याद है कोई प्रैक्टिकल होता होगा ऐसा कि बीकर के नीचे एक्स बना हुआ है, बीकर के अंदर हम देखते थे वो एक्स रिएक्शन के दौरान कब ख़त्म, मतलब कब नज़र आना बंद हो जाएगा, तो उसका एक टाइम नोट कर लेते थे। आई थिंक इस तरह का कोई ना कोई प्रैक्टिकल आपने पिछले साल किया होगा। सो आई बिलीव कि इसी के नीचे अगर आप जाना चाहते हैं एनी फिजिकल चेंज डिवाइड बाय टाइम में, सवाल लिखिए व्हाट फिजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। व्हाट फिजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस, व्हाट फिजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। नहीं, उस कॉलम में नहीं बेटा, उस कॉलम में नहीं जाना अभी पुत्र जी, मैं भी नहीं, इधर नहीं गया। यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं तो उसके नीचे जा रहा हूँ। इसके नीचे क्या लिखना जी? व्हाट फिजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट फिजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, तो नंबर 1 लिखें जी। अभी अभी आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला चैप्टर ख़त्म किया है, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि सर टेम्परेचर कम हो सकता है या टेम्परेचर, तो सबसे पहली बात लिखिए टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज ड्यूरिंग एक्सो/एंडोथर्मिक रिएक्शन। बल्कि सिंपल लिखें, 1 पे लिखें जी, क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर कैन चेंज, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज। तो क्या करूँगा मैं? चेंज इन टेम्परेचर को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, लेकिन अभी करना नहीं चाहता। दूसरा नंबर लिखें प्रेशर ऑफ द गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन चेंज। प्रेशर ऑफ द गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन चेंज।
नंबर 3 पे लिखें वॉल्यूम ऑफ द गैस इवॉल्व्ड कैन चेंज, वॉल्यूम ऑफ द गैस इवॉल्व्ड कैन चेंज। pH of the reaction mixture can change, pH अगर वो कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप है तो उसका pH चेंज हो सकता है, pH of the reaction mixture can change, pH of the reaction mixture can change। color slash visibility, color या slash visibility of the reaction mixture can change, color slash visibility of the reaction mixture can change। से स्मेल भी आएगा। असल में उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मतलब कि कितनी स्मेल आ रही है इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं कर सकते। मतलब कलर को तो कलर के शेड्स आएंगे ना, मतलब कलर को मैंने विजिबिलिटी कर दिया है कि कितनी देर में विजिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो कितनी देर में विजिबिलिटी ख़त्म हो गई तो वो देर से उस कहेंगे जी इतनी विजिबिलिटी थी अब ज़ीरो हो गई, टाइम इतना हो गया, तो समझे वो एक्स कितनी देर में गायब हो गया, उसको मैं कह रहा हूँ कलर या विजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज। मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज, मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज। मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज। वैसे मास कब चेंज होता है, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, इफ ब्रैकेट में दीजिए इफ गैस इज इवॉल्व, मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज ब्रैकेट में लिखें इफ अ गैस इवॉल्व्ड इज अलाउड टू एस्केप, इफ द गैस इवॉल्व्ड इज अलाउड टू एस्केप तो मास चेंज हो जाएगा। इफ द गैस इवॉल्व्ड इज अलाउड टू एस्केप, ये जो आपने जुमला लिखा है ना ऊपर, मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज, ये कब चेंज होगा कि अगर आपकी जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको क्या कर दें, उसको कहें जी निकलो, फिर सिस्टम से निकलने दो, अगर उस सिस्टम से निकल गई तो मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी चीज़ का मास चेंज हो सकता है तो आई बिलीव मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन चेंज। अगर तुम लिखें जी मोल्स ऑफ द क्या जनाब, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन चेंज, मतलब रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या हो जाएंगे कम, प्रोडक्ट्स के मोल्स क्या हो जाएंगे ज़्यादा, तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन चेंज। लेकिन अगर आप ध्यान दें और याद करें तो हमने ना तो मास को टाइम से डिवाइड किया था, ना हमने मोल्स को टाइम से डिवाइड किया था, हमने इन एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड किया था। तो मैं आखिरी बात क्या लिखवाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, इसको ज़रा हाईलाइट करके लिखेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन चेंज। क्या जनाब साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन चेंज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन चेंज। जी तो भाई यहाँ तक किसी को परेशानी है जी कि क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन चेंज। और इसके नतीजे में जो मैं आखिरी बात आपको लिखवाना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है जनाब साहब कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो बुनियादी फार्मूला आपने पढ़ा है, प्लीज़ टेल मी वो क्या था, वो था चेंज इन द क्या, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्या, रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं यहाँ जो लिखवाऊंगा वो क्या जी, एंड पे जाके हाईलाइट करके लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ सिंबल याद है, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बल्कि अभी पूरा लिखें, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और क्या, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से आपका निकलता था रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह से आपका निकलता था क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखिए मैं अभी भी पहले कॉलम में हूँ, मैं भी जो पहला कॉलम है उसी को नीचे कैरी कर रहा हूँ, प्लीज़ उसी को नीचे कैरी करिएगा, जिसको आखिरी बात में क्या लिख सकता हूँ वहाँ पे, मैं इस पहले कॉलम में पहले कॉलम की आखिरी बात क्या लिख सकता हूँ कि सर जी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, यू रिमेंबर चेंज के लिए क्या सिंबल होता है डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या सिंबल होता है ये वाला, ऑफ क्या, ऑफ द रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय क्या, टाइम। वैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है,
तो उसका चेंज क्या आता है? नेगेटिव आता है। मुझे जवाब कैसा चाहिए? तो क्या करूं? इसके पीछे एक माइनस लिखा होना चाहिए। क्या? क्यों माइनस क्यों होना चाहिए? फिजिक्स है थोड़ी सी। सर उसका खुद का चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए फार्मूले में पहले से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस और उसका चेंज इज नेगेटिव, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये फिर काम करें सर, ये करें ही ना। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स कर लें, वैसे ही पॉजिटिव होता है। ओवर क्या? तो या तो ये लिख दें या फिर क्या इक्वेशन लिखें? आज से ज़्यादा बेहतर कौन सी वाली है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय टाइम। आई बिलीव दिस शुड बी टेकन एज द फाइनल आंसर। मैं इसको स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी बातें एएस की हैं, आपने एएस में पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, समझी हुई हैं, सारा कुछ आपको पता है। मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू करा रहा हूँ कि जनाब साहब मेरे चैप्टर का नाम क्या है। मैं उसकी पिछली समरी लिखवाना चाहता हूँ, जिसको एएस में पढ़ाते हुए शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे रिएक्टेंट्स का माइनस लिखने में और प्रोडक्ट्स के साथ प्लस लिखने में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम शायद हो सकती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इतना बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। क्यों? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा है, वहाँ प्लस ही लिखा हुआ है। क्यों सर? वो पॉजिटिव चेंज है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। लेकिन रिएक्टेंट्स वक्त के साथ साथ कम होते हैं, उनका चेंज निकालो ना, फाइनल माइनस इनिशियल। Reaction is defined, the rate of reaction is theoretically defined as क्या? As the rate of change of concentration of the products with respect to time. किसी मसला इस बात से? और अगर आप यहाँ से इसकी कोई SI यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेंगे? अगर मैं उसको फिजिकल केमिस्ट्री है ना तो फिजिक्स की तरफ पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स की तरफ पढ़ाना कैसा होता है? पहले फार्मूले लिखें, फिर यूनिट्स बताएं। तो यूनिट्स क्या बताएंगे आप इसकी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, वो यूनिट्स बनेंगे। तो लिखिए जी, SI यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या? कॉन्सेंट्रेशन की होगी मोल, मोल पर डीएम क्यूब, टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये उसकी SI यूनिट बनती है जी जनाब साहब। यहां तक किसी को परेशानी है? तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है? डेफिनेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है। रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? रिएक्शन में क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली सब प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू क्या? ऑफ कोर्स इनिशियली प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? 0 होते हैं। वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स की अमाउंट में क्या होता है? इजाफा होता है। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? हाँ, वो इजाफा होता है कि कम होता है, वो तो अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है। उसका ग्राफ आई थिंक आपने अगर पढ़ा हो तो कैसा जाता है कैसा नहीं जाता, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा। वैसे आपके पास इस पहले कॉलम को लेकर हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर किसी के पास अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। एनीवन? नो? ओके, इधर आए जरा जी। अब आते हैं इस बात की तरफ, वैसे एक और काम भी है। अगर यहाँ पे किसी भी फिजिकल चेंज का, अब ग्राफ की अगर बात दिमाग में आ गई है तो मैं उसको करना ही चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फिजिकल चेंज, आपने कहा था इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग और मेजरिंग एनी फिजिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप उस समय जब उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब रिकॉर्ड कर लेते थे, तो करते क्या थे सर? सर उस समय तुम ग्राफ पे प्लॉट करते थे। जब ग्राफ पे प्लॉट करते थे, अभी तक जो मैंने कहानी लिखी है वो लिखी है एवरेज रेट की। किसकी लिखी है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ओवरऑल कितना चेंज आया है। और बोर्ड में देखिए, ये जो मैंने कहानी लिखी है बेटा किस चीज के लिए लिखी है? एवरेज रेट के लिए लिखी है कि ओवरऑल कितना फिजिकल चेंज आया और ओवरऑल कितना टाइम लगा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। इसका क्या मतलब? कि किसी एक लम्हे पर रेट निकालना चाहते हैं तो उस लम्हे पर रेट कैसे निकलेगा? आपने पूरे एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बनाया होगा और जिस लम्हे पर आपको रेट चाहिए उस लम्हे पर जाकर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का क्या करेंगे? ग्रेड निकालेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी हमारे एक्सपेरिमेंटल काम ही है, लेकिन कभी कभार हमारे थ्योरी के पेपर में भी ग्राफ बना होता है। कहता है जी फलाने वक्त पे क्या करो, फलाने वक्त के ऊपर रेट निकालने की कोशिश करो। ठीक है,
खैर अब उस किस वक्त के ऊपर रेट मैंने कैसे निकालना है, आई थिंक इस पहले कॉलम, बल्कि एक सेकेंड, पहला कॉलम तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरे करें जी, बड़ा करें, मैंने दूसरे कॉलम को शायद उससे भी बड़ा कर देना फिर, ठीक है, पहले कॉलम में जाएं आगे। एक काम करें, इसी पहले कॉलम के नीचे जाके लिखिए, सवाल लिखें, हाउ टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले कॉलम के अंदर ही एक और सवाल लिखें, हाउ टू डिटरमिन द पहले कॉलम के अंदर ही आगे जाओ और क्या लिखें, हाउ टू डिटरमिन द व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। How to determine the instantaneous rate of reaction. इसका पहला पॉइंट लिखे जी, क्या होना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, उसका क्या होना चाहिए, उसका ग्राफ ड्रॉन होना चाहिए या ग्राफ गिवन होना चाहिए, हमें ग्राफ पहले बना लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या। तो पहला पॉइंट लिखिए जी, ग्राफ ऑफ द एनी फिजिकल चेंज, ग्राफ ऑफ एनी फिजिकल चेंज, ग्राफ ऑफ एनी फिजिकल चेंज taking place during the reaction, graph of any physical change taking place during the reaction, graph of any physical change taking place during the reaction should be drawn with respect to time, should be drawn with respect to time. ये पहला काम हो गया। फिर क्या करें, फिर देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या, देखिए देन द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू, then the rate of reaction at any instant of time, then the rate of reaction at any instant of time will be equal to क्या, will be equal to the gradient of the tangent drawn at that point, will be equal to the gradient of the tangent drawn at that point, will be equal to the gradient of the tangent drawn at that point. किसको मसला है इस बात से? इसके लिए अगर मैं आपको ग्राफ एक स्केच कर दूं, इसी पहले कॉलम के अंदर नीचे जाना है और ग्राफ क्या स्केच कर दूं जी, सर जी ये टाइम है इन व्हाट सेकेंड्स, यहां करता हूं जी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ही ले लेता हूं, वैसे तो कोई भी चेंज लेना चाहिए लेकिन मैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स लेता हूं इन व्हाट, इन मोल पर डीएम क्यूब। एंड सपोज करता हूं इनिशियली ग्राफ यहां से इस तरह से ग्राफ जा रहा है, अब ये ग्राफ इस तरह से क्यों जा रहा है ये मेरा कल का टॉपिक होगा। जब सपोज कर लो इस तरह से ग्राफ जा रहा है, अब मुझे किस इंस्टेंट पर क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, सपोज करो इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो इस इंस्टेंट पर क्या करना चाहिए मुझे, इस इंस्टेंट पर मतलब ये पॉइंट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, क्या करना है मुझे, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है जी, टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इस इंस्टेंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करना चाहिए, टेंजेंट का वो कैसे, टेंजेंट का गेन कैसे लेते हैं, टेंजेंट के हम दूर दराज कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, या तो ट्राइंगल बना लेते हैं या राइज ओवर रन ले लेते हैं या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। ये जो आपने टेंजेंट बनाया है, इस टेंजेंट का ये कौन है, राइज है, ये क्या है,
ये उसका रन है, ये खुद कौन ये टेंजेंट है। और अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो किसके बराबर है, वो ग्रेडियंट के बराबर है। ग्रेडियंट किसके बराबर है जी, वो राइज ओवर रन के बराबर है। किसको मसला इस बात से, एनीवन जी? आई थिंक दैट्स इट जी। दिस इज इट फॉर व्हाट, दिस इज इट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट, कि रेट ऑफ रिएक्शन का आपका एडवांस सब्सिडरी लेवल का कॉन्सेप्ट क्या था। आपने कहा था उसको किसी तरह हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे। जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे तो आपको बुनियादी तौर पर क्या करना चाहिए, ग्राफ बना लेना चाहिए। ग्राफ बनाकर क्या करना चाहिए, ग्राफ बनाकर उसका रेट निकालना चाहिए। हाँ, थ्योरेटिकली निकालना है तो थ्योरेटिकली मैंने क्या इक्वेशन बनाई डेल्टा पी ओवर टी, और यहाँ मैंने ग्राफ भी ऑलमोस्ट क्या कहा है कि पी वाला ग्राफ अगर देख लें, लेकिन क्या पता मास वाला ग्राफ हो, क्या पता वॉल्यूम वाला ग्राफ हो, क्या पता प्रेशर का ग्राफ हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये ग्राफ हो सकता है जो कि वक्त के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यार बहरहाल किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? अब यहां से चलूंगा मैं आपके दूसरे कॉलम की तरफ। दूसरे कॉलम पर आए जी। दूसरे कॉलम में मैं ये नहीं कह रहा कि हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके तरह मुझे प्लीज फैक्टर्स बता दीजिए कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं जिनको कम या ज्यादा करने से रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। प्लीज बताएं जनाब साहब। सर जी सबसे पहले मैं सबसे पहले टेम्परेचर का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का जिक्र करूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कैसे, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा हो रही हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है ना। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? बल्कि आई थिंक जितने भी फैक्टर्स लिखवाऊंगा सबके ज्यादा होने से क्या होगा, सबके ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही होगा। दूसरे नंबर का फैक्टर क्या है जी, कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगर आप चाहते हैं तो हाँ लिखवा दें मुझे टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ क्या, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, वो ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर प्रेशर ऑफ क्या, ऑफ द गैसियस, ये सब तब है कि जब क्या होगा, जब कोई गैसियस रिएक्टेंट होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। चौथे नंबर पे आई बिलीव इट इज सरफेस एरिया ऑफ क्या, ऑफ द रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट, ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट। सरफेस एरिया का ताल्लुक वैसे ज्यादातर किसके लिए आता है, सॉलिड रिएक्टेंट के लिए आता है। एंड नंबर 5 क्या है, आई थिंक इट्स द कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर्स लिखिए। इन 5 फैक्टर्स का इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीजेस द, तो आई थिंक ये काम करें जी, ऑल द इंक्रीज इन, लिखें इंक्रीज इन ऑल द अबव फैक्टर्स, इंक्रीज इन ऑल द अबव फैक्टर्स increases what, increase in all the above factors increases the rate of reaction. Increase in all the above factors increase in all the above factors increases the rate of reaction. और इस बात को आपने एएस में किस खाते में एक्सप्लेन किया है, या तो आप इसको कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं या फिर आप इसको अक्सर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक्सप्लेन करते थे। ठीक है जी, तो काम करेंगे, आपने क्या लिखा है, इंक्रीज इन ऑल द अबव फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, बस आखिरी जुमला लिखवा रहा हूं, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, बाय ईदर कोलिजन थ्योरी और क्या, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ईदर कोलिजन थ्योरी or by Maxwell-Boltzmann distribution curve, or by what,
और बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस वक्त जहाँ तक कोलिजन थ्योरी का ताल्लुक है जनाब बहुत ऑर्डिनरी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ पिछले साल का टॉपिक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप क्या कीजिएगा, आपको मैंने जो नोट्स भेजे हुए हैं, आप उसका जो प्रिंट वर्जन है वह यहाँ पर स्टेपल कर आइएगा, उसको रिवाइज कर आइएगा। उसमें से जो भी कोई ज़रूरी चीज़ होगी मैं वो सुनूंगा, और उसको सुनकर फिर सेकंड कॉलम में देखेंगे कि हमने मजीद क्या कहानी डेवलप करनी है और क्या नहीं डेवलप करनी। आई थिंक आज के लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा।